हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस अड्डा। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 5 है। इसका आपका हो चुका है 4 टेस्ट है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से चारों टेस्ट आप दे सकते हैं। मनोविज्ञान का यहाँ पे आपका बहुत ही बेहतरीन पूरे यूट्यूब पे नंबर 1 चैनल के साथ नंबर 1 टॉप क्वेश्चन के साथ 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपको 100 में 100 नहीं, आपको 100 में 110% प्लस नंबर लेके आपको आना है। मैं आपसे फिर से बोल दूं, आप सेल्फ स्टडी तो करते हो या फिर आप कहीं कोचिंग करते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करते हो, कुछ भी करो आप, लेकिन टेस्ट आपको हमारे साथ ही देना है मनोविज्ञान का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको टॉप क्वेश्चन से टॉप यहाँ पे आपको पैडागोजी मिलने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग कर चुके हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दें। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ आपको हर एक टॉप क्वेश्चन दिया जा रहा है, हर एक पैडागोजी का टेस्ट यहाँ पे आपका कंटिन्यू लिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला आपका क्या है? पहला आपको यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? अगर बात करें विचार की, दोस्तों ये हो जाएंगे आपके इरविन महोदय। ओके दोस्तों, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समाइकर तथा इरविन महोदय, ये आपके पहले के दूसरे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? दोस्तों तीसरा की बात करें, अगर देखिए दोस्तों, दूसरा में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, यह दोस्तों कोई भी भाषा का दोष नहीं है। अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। ओके दोस्तों, समर्थक कौन थे? देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के समर्थक दोस्तों कौन थे? थॉर्नडाइक से। आपसे यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? आपको लिखना होगा कि थॉर्नडाइक जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? दोस्तों अगर बात करें तीसरा की, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पहला, बुद्धि कई तत्वों के समूह होते हैं और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तीसरा का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में देखिए आपका क्या दिया गया है। दोस्तों एक मिनट चलिए, अब यहाँ हम देखते हैं चौथे में क्रिस्टलाइज संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपको बताना है, दोस्तों बताइए आप लोग कि क्रिस्टलाइज संबंधित है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? चौथे में आपका हो जाएगा तीसरा, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? दोस्तों पांचवें में आपको बताना है, इसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, पांचवें का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपका है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? इसमें दोस्तों आपको बताना है कि क्या संभव नहीं हो सकता। इसमें आपका हो जाएगा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है कि दोस्तों हर बालक पर ध्यान देना,
ओके दोस्तों, हर बालक पर ध्यान दिया जा सकता है। यानी दोस्तों इसमें आपसे कहा है कि नहीं संभव है, दोस्तों यहाँ पे लिखा है नहीं। दोस्तों जो आपका गलत है वही आपका सही है, यानी आपका 6वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन से, अधिगम पर वैश्विक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है। अब यहाँ पे आपका जाएगा दोस्तों संपूर्ण जीवन। अगर दोस्तों आपका कोई बच्चा है, 1 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, जैसे ही उसका वातावरण चेंज होगा दोस्तों तुरंत उसका संपूर्ण जीवन काल भी चेंज हो सकता है। दोस्तों अच्छे वातावरण के लिए उसे दोस्तों संपूर्ण जीवन का अच्छा वातावरण ही मिलना चाहिए, ताकि वह संपूर्ण जीवन काल अच्छे से अपने आप को ढाल सके। 7वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 8वें की। अब दोस्तों यहाँ आपका 8वां जाएगा, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। 8वें में आपका हो जाएगा पहला, उनका मन स्कूल जाने में नहीं करता है। दोस्तों अगर लैंगिक भेदभाव करोगे, लड़का लड़की ऊंच नीच दोस्तों, तो उस बालक का स्कूल जाने का मन नहीं कहेगा। अगर मान लो लड़के बैठे सीट पर, लड़कियां बैठे जमीन पर, दोस्तों इस भेदभाव से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसलिए आपका फर्ज है कि लैंगिक भेदभाव ना करें, लैंगिक जाति भेदभाव भी आप लोग ना करिए। 9वां आपका जाएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। दोस्तों इसमें आपको बताना है असफलता का भय ना होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी, सीमित संप्रेषण। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा असफलता का भय ना होना। दोस्तों मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता कि हम एग्जाम में फेल होंगे या हम पास होंगे, हमारे कितने नंबर आएंगे। दोस्तों उन्हें असफलता का कोई भय नहीं होता। ओके दोस्तों, वे पास हो फेल हो उनसे कोई मतलब नहीं होता। 9वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ओके दोस्तों, अगर कोई बच्चा समझने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, अगर मान लो कोई बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों वह उस चीज़ों को जानने का जिज्ञासा रख रहा है और वह वैज्ञानिक सोच का विकास भी कर रहा है। 10वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। 11वां आपका है, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए समानता निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। सबसे बड़ी खामी दोस्तों क्या है। 11वां में आपका हो जाएगा पहला, यानी इन प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ एवं विश्वनिष्ठता की कमी होता है। 11वां में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां देखते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करोगे। सामाजिक शिक्षा, समाजशास्त्र, मीडिया मनोवैज्ञानिक या फिर तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इन चारों में से आप क्या करोगे। दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिक। दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिक से ही आप एक बालक के अंदर के बातों को समझ पाओगे, आप एक बच्चे के भावनाओं को समझ पाओगे, आप एक बच्चों के दिमाग को पढ़ पाओगे शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए। 12वां में आपका हो जाएगा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सतत
एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों 13वें की बात करें तो इसमें आपका 13वें में तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में क्या आता है। दोस्तों बहुत सही है, 13वें में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि आप, दोस्तों आप अपने कक्षा में टीचिंग के लिए गए हो तो आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति को कब तेज कर सकते हो, यही आपको बताना है। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों अगर हम बच्चों को उनके वास्तविक दुनिया, वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर दोस्तों हम कुछ भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेंगे और वो समझ भी जाएंगे। दोस्तों इससे हम लोग अपने अधिगम को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। यानी आपका 14वें का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 15वां आपका है, बालक की रुचि विद्यालय में पढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बालक की रुचि को विद्यालय में बढ़ावा मिले तो आप क्या करोगे। 15वें में आपका दोस्तों हो जाएगा, पहला विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, तब जाकर एक बालक के विद्यालय में आने का रुचि बढ़ेगा। अगर दोस्तों अनुकूल रहेगा तभी बच्चा विद्यालय में रुकेगा, अगर प्रतिकूल रहेगा तो वह बच्चा विद्यालय से भग जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों रोक कर रखना दोस्तों, ये सब आपके निगेटिव दोस्तों, रोका दोस्तों देखिए ये सब आपके निगेटिव थॉट हैं दोस्तों। जो आपके निगेटिव हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, जो देखिए आपके पॉजिटिव हैं आपको उसी पे ध्यान देना है और वही आपका सही माना जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां आपका है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तब अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। दोस्तों अगर ठीक है बात करें सिद्धांत की, दोस्तों यह हो जाएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ओके दोस्तों, 16वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हो। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर बैठते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। दोस्तों आप एक टीचर हो, आपने बच्चों से बोल दिया है कि आप लोग कहीं पर भी बैठ सकते हो। कुछ बच्चे समूह बनाकर बैठते हैं, कुछ बच्चे दोस्तों अकेले बैठकर पढ़ते हैं चुपचाप। दोस्तों कुछ बच्चे कहीं अलग जाके पढ़ते हैं और जो बच्चों के माता पिता हैं वो देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस हालत में आप क्या करोगे। दोस्तों आपको करना होगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 17वें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। 18वां क्वेश्चन आपका है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। 18वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां हम देखते हैं, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है
वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस वैश्विक विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर मान लो यहाँ कहीं मिल जाए आपको शारीरिक और दोस्तों जाति, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, संवेग से मतलब नहीं है। आपका दोस्तों क्या बचा? उसकी विशिष्ट योग्यता। 19वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। दोस्तों, हम लोग 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 20वें क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं और अभी भी हमें वाचिंग कम दिख रहा है दोस्तों, और अभी आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया है। जितना वाचिंग रहता है उतना लाइक नहीं रहता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए लेके आते रहें। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। 20वां आपका है सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। दोस्तों, 20वां में आपका हो जाएगा दूसरा, बच्चे के साथी समूह पर। 20वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम 21 देखते हैं, संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। शिक्षार्थियों को अभ्यस्त बनाने में। दोस्तों, इसमें आप 21 का आपका हो जाएगा तीसरा। दोस्तों, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालकों में दोस्तों सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें बालकों को अनुशासन की भावना का विकास होता है। दोस्तों, इसमें अनुशासन की भावना का विकास होता है। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन हैं। 23 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पिछली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। 23 में आपका हो जाएगा तीसरा, यानी दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर 23 का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 24 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावी करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? 24 में आपका हो जाएगा चौथा, यानी कक्ष का सामाजिक वातावरण। दोस्तों, 24 में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, समावेश विशेष शिक्षा, समान व्यवस्था, उचित व्यवस्था। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 25 में आपको हो जाएगा समावेश करना। दोस्तों, हमें हर जाति के बच्चों को, दोस्तों हर बालक को एक समान शिक्षा देना पड़ेगा, एक ही छत के नीचे एक ही रूम में, वही आपका होता है समावेश। दोस्तों, समावेशी शिक्षा 25 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 26 आपका है डैश, वे ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। दोस्तों, गणित यानी दोस्तों कैलकुलेशन, दोस्तों डिसकैलकुलिया। ओके दोस्तों, 26 का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें मैथ में, दोस्तों जहां पर भी आपको अंकों का जोड़ घटाना ये सब मिल जाए, वहाँ आपका डिसकैलकुलिया दोष के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 27 क्वेश्चन से। दोस्तों डैश बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण हैं जिनमें अमूर्त चित्रों, निजी पदार्थों, ज्यामितियों, चित्रों आदि का प्रयोग होता है। 27 में आपका हो जाएगा तीसरा, दोस्तों यानी आपका अशाब्दिक। 27 में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं
28 क्वेश्चन हैं। 28 देखते हैं कि शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। दोस्तों यह नहीं है, यानी आपका 28 का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 29 की। यदि सीखने वाले में सीखने की डैश का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर दोस्तों आपके अंदर अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और दोस्तों तत्परता नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके दोस्तों, आप नहीं सीख पाओगे दोस्तों, यानी आपका 29 का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप कोई भी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। अब हम यहाँ देखते हैं 30 क्वेश्चन डैश के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। दोस्तों तीसरा में आपका दूसरा, यानी तो विकास, तीसरा में आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी बालक का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोस्तों उसे हम लोग फलस्वरूप दोस्तों नहीं देख पाएंगे कि आखिर उसके बॉडी में, उसके दिमाग में किस तरह परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों तो तीसरा का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो आपके दोस्त हैं उन तक आप लोग जरूर शेयर करिए। इनमें से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आपको बताना है कि इन चारों में से आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। दोस्तों इस अगर बात करें उत्तर की, दोस्तों आपके हो जाएंगे उत्तर नंबर आपका दोस्तों जाएगा चौथा। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, हम केवल यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हो। हम चाहते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हो, आप में क्या कमी है, आप कितने काबिल बन चुके हो, आप लोग अपने आप को इसी प्रैक्टिस सेट में, आप लोग इसी दोस्तों टेस्ट में आप लोग अपने आप को तोड़ लो। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। अगर दोस्तों बात करें विकास की, तो किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति का ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास की गति को देखकर दोस्तों हम बच्चे के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि वह बालक बड़ा होकर क्या बनेगा। दोस्तों वह बालक बड़ा होकर क्या करेगा, हम इन सब चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। वह बालक कितना भी लंबा हो, कितना भी पढ़ने में तेज हो, लेकिन दोस्तों कोई भी बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, हम बता दें कि दूसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग, तीसरा आपका है अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तीसरा का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं चौथा दोस्तों, डैश प्रतिद्वंदितात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों चौथे में आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका बाल्य अवस्था। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन से। पांचवा आपका क्या है, निचली कक्षाओं में
निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौने को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है। पांचवें में दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा एकता एवं सहयोग की भावना का। एकता एवं सहयोग की भावना का पांचवें में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन से। छठवां आपका हो जाएगा पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार दोस्तों पियाजे ने बच्चे के 4 चरण दिए हुए हैं। देखिए पियाजे जी का कहना है कि किस अवस्था में प्रवेश करने के बाद बच्चे वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। विभेद का मतलब होता है छोटा बड़ा पतला मोटा, ओके, तो अंतर करना, ठीक है। तो विभेद का मतलब होता है कि अंतर करना, पहचानने और अंतर करने लगता है किस अवस्था में। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका पूर्व संक्रामक अवस्था। छठवें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं सातवें का। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली अपनी लंबाई और संयोजन अपने तरीकों से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जब एक शिक्षक एक विद्यार्थी से निबंध लिखने के लिए कहता है तो उसे पूरी छूट दी जाती है कि आप जितना लंबा हो सके आप उतना लंबा लिखो। आप अपने हिसाब से शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो, ओके, तो आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसकी लंबाई भी ले सकते हो। दोस्तों आप उसमें अपने हिसाब से अपने चीज़ों को उसमें जोड़ सकते हो। दोस्तों इसका क्या उद्देश्य होता है, आखिर दोस्तों ऐसा करने का क्या उद्देश्य होता है। बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। हम लोग यह दोस्तों एक शिक्षक यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर बच्चे में भाषाओं का विकास कितना हो चुका है, बच्चों के अंदर किन किन भाषाओं का विकास हो चुका है, वह एक निबंध के जरिए ही जांच कर सकता है। सातवें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चंस की। आठवें क्वेश्चंस की हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ओके, तो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। आठवें का आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरा। केवल दोस्तों जहां पर भी आपको लिख जाए, केवल दोस्तों आपको कोई नहीं समझना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका आठवें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल, अत्यंत, अधिक से अधिक है दोस्तों, ये सब आपके निगेटिव थॉट होते हैं। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करोगे। दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि आप कैसे ज्ञात करोगे। 9वीं में दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा 18/15 गुणे 100। ओके दोस्तों, जब दोस्तों आप इसका भाग करोगे दोस्तों इसमें आपका 120 आएगा। 120 यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 120 बुद्धि लब्धि आएगी। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 की बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। 10वीं में दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण
के महत्व का पता चलता है। 10वें में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों 11वें की। 11वें की हम बात करते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक क्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। 11वें की बात करें, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। 11वें का आपका दोस्तों करने से बचना चाहिए। ओके दोस्तों, 11वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। 12वां देखते हैं हम लोग। 12वां दोस्तों आपका है, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। 12वें की बात करें तो 12वें में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने का प्रबलन दोस्तों, सीखने का प्रबलन सिद्धांत 12वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दोस्तों यानी पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों का जो राइटिंग होता है, उसमें जो लिखने की राइटिंग होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों 13वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। 14वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को फीडबैक उत्तर कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। 14वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें की बात करें, वैश्विक विभिन्नताओं को समझने का तात्पर्य दोस्तों प्रत्यंत सबसे पहले किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें 15वें की क्वेश्चंस की तो इसमें आपका हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन आपका सही जाएगा। जहाँ पर भी आपको दिख जाए वैश्विक विभिन्नता दोस्तों वहाँ पर आपको मानना है डाल्टन महोदय को। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अगर बात करें 16वें की तो 16वें में आपका दूसरा बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करके। दोस्तों तुलना तो आपका होगा नहीं दोस्तों, तो ये भी आपका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और श्रेणी के आधार पर तो ये भी आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा ग्रेडिंग के आधार पर। ऐसा आपका 16वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था में बच्चे हर चीज़ को दोहराते हैं, यानी आपका 17वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। 18वें की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3। अध्यापन एवं अधिगम क्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकाल बनाना। 18वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों 19वां यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक शिक्षक को
अनुचित दोस्तों अनुसूचित एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों 19वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भेदभाव, कोई जाति भेदभाव दोस्तों, कोई लिंग भेदभाव नहीं करना है आपको। एक शिक्षक को सबको समान देखना है। 20वां आपका है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऐसे स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप बताइए, सामान्य स्तर, उच्च स्तर दोस्तों, निम्न स्तर, या फिर जिन बालकों को अधिक जो बालक जो आँखों से अधिक देख पाते हैं। दोस्तों बताइए इसमें से आपका क्या होगा। दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। जो बालक सामान्य है, जो बालक निम्न है दोस्तों, जो अधिक देख पाते हैं वो लोग तो देखकर तो समझेंगे, लेकिन दोस्तों जो पढ़ने में तेज हैं दोस्तों उन्हें फिगर के माध्यम से समझने में बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि उनको इस विषय बहुत ही पहले से आती हैं, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं कम लाभ मिलेगा। 20वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 21 आपका है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। उस 21 में आपका हो जाएगा दूसरा। ओके दोस्तों, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपका हो जाएगा अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसमें आपका हो जाएगा पहला कार्ल लेविन द्वारा। नेक्स्ट आपका है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। इसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरणा करना। 23 का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 24 क्वेश्चंस हैं। 24 क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा किसी बालक में तर्क के आधार पर, किसी बालक के तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। 24 का आपका हो जाएगा पहला, यानी भाषा संप्रेषण में निपुणता। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आपको जाएगा 24 दोस्तों 25 समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं। 25 का आपका क्या होगा। 25 का आपका दोस्तों हो जाएगा कोहलर के, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। 26 में आपका हो जाएगा गुणात्मक। दोस्तों जहाँ पर भी आपको व्यक्तित्व दोस्तों इसका वंशानुक्रम और वातावरण तो आपका गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ठीक है दोस्तों, आपका धनात्मक, ऋणात्मक, योगात्मक ये सब नहीं होगा, आपका गुणात्मक प्रतिरूप होता है, यानी आपका 26 का दूसरा ही बिल्कुल सही